हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। आपको हम कल राष्ट्रपति के पार्ट 1 में राष्ट्रपति की जो योग्यताएं थी, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए, किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये सब हम लोग चर्चा कल किए थे। आज के टॉपिक में हम लोग जो है दो महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे। तो पहला उस पर महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, और उसके बाद हम लोग फाइनल करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है और कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले आते हैं आपातकालीन शक्तियां के बारे में। आपातकालीन शक्तियां, बहुत सारे इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के पास है। तो जब हम लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती रहती है, तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की जो है आपातकालीन दी गई है। वो है आपका, हम इधर लिख देते हैं, एक है अनुच्छेद 352। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है आंतरिक आपातकाल। अनुच्छेद 356 ये होता है हमारा राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 ये है हमारा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और यह है हमारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 312 की बात, 52 की बात करते, यह है आंतरिक आपातकाल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति को ये जो 3 शक्तियां प्रदान की जाती है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत, उसमें आंतरिक आपातकाल की बात करते हैं। तो आंतरिक आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत है, जैसे इसमें 3 चीजों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। किसमें? आंतरिक आपातकाल में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें अनुच्छेद 352 आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल में जो राष्ट्रपति आंतरिक आपातकाल की घोषणा करता है, उसका 3 कारण। नंबर 1, बाहरी देशों का आक्रमण, बाहरी देशों का आक्रमण। नंबर 2 है देश में युद्ध की स्थिति, देश में युद्ध की स्थिति। आप देखते हैं ना, आए दिनों भारत पाकिस्तान के बीच बनते रहता है, बहुत सारा युद्ध हुआ भी। आपका 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1999 में हुआ कारगिल, आप सब लोग जानते हैं। और तीसरा जो है ये आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति, गड़बड़ी जिसको बोलते हैं, के आधार पर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो भी अनुच्छेद है सर वो 352 में ही है, क्योंकि 360 जो वित्तीय आपातकाल है वो हमारे देश में अभी तक एक भी बार लगा ही नहीं है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, वो 3 कंडीशन में कोई बाहरी देश का आक्रमण होता है। अब जैसे देखिए, जब हम लोग बाहरी देश के आक्रमण की बात करते हैं, तो आपको हम याद दिलाए सन 1962, समझिएगा पहले इस पॉइंट के बारे में ओनली। बाहरी देशों का आक्रमण, जैसे सन 1962 में किसका आक्रमण हुआ था? चीन का आक्रमण हुआ था, चीन का आक्रमण हुआ। फिर सन 1962 की बात किया जाए, फिर सन 1971 में, तो सन 1971 में पाकिस्तान, और भी 99 में तो आपातकाल नहीं लगा। तो 2 बार हमारे बाहरी देशों के आक्रमण के आधार पर, एक बार तो सन 1962 में हुआ, फिर 1961 में हुआ। तो ये जो 1962 में जो आपातकाल रहा, बहुत कंटिन्यू लंबे समय तक रहा। ये 1962 से लेकर 1968 तक, 1962 से लेकर 1968 तक आपातकाल लगा। अब एक सवाल हमारे पास राइज होता है कि क्या सर इतने लंबे समय तक जो आपातकाल लगा रहा, तो क्या इतने लंबे समय तक युद्ध चला? नहीं, युद्ध इतने लंबे समय तक नहीं चला,
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आप अगर डिटेल से पढ़ेंगे पीसीएस के पेपर वगैरह में तो दिया रहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि युद्ध के हो रहा है तो ही आपातकाल लगेगा। अगर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि आगे आने वाले भविष्य में भी युद्ध की स्थिति बनेगी या वैसी कोई संभावनाएं उसे नजर आती है तो राष्ट्रपति के पास यह आपातकालीन अधिकार है कि वो रह सकता है। तो सन 1962 से लेकर 1968 तक और फिर दोबारा जो लगा सन 1971 से लेकर 1977 तक। क्योंकि जो भारत पाक युद्ध हुआ थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे क्योंकि इसी पे डिटेल तो चर्चा ही करना है। जो भारत पाक युद्ध हुआ एक बार हुआ सन 1965 में, फिर सन 1971 में और फिर हुआ सन 1999 जो आप जानते हैं कारगिल विजय, कारगिल युद्ध जो हुआ था। तो अब एक सवाल है कि क्या सर 1965 में नहीं लगा था? जी बिल्कुल लगा था, क्योंकि उस समय हमारा देश में ऑलरेडी चाइना युद्ध के कारण, चाइना के बाहरी आक्रमण के कारण सन 1962 से 1968 तक ऑलरेडी इमरजेंसी लागू थी, ऑलरेडी पहले से आपातकाल थी। इसीलिए 1965 का आपातकाल दिखा। तो वो उस आपातकाल के समय में ही भारत पाक का युद्ध भी हुआ। हमेशा ये साजिश के तहत युद्ध किया गया था कि भारत यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो चुका है चाइना का आक्रमण को लेकर। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान ने उस समय हमारे देश पे आक्रमण बोल दिया। तो इन सब बातों को लेकर देश में युद्ध की स्थिति भी बनी। 71 की बात किया जाए, 99 की बात किया जाए तो फिर एक बार यहां लगा। आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगा था और आप ये कह सकते हैं कि ये जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगा एक हमारे देश के लिए ये काला दिन भी है, ये ब्लैक डे है, सन 1975। जी अब देखिए बहुत गहरी साजिश हुई या आप कह सकते हैं इसको लेकर लोगों को, इंदिरा गांधी को लेकर काफी रोष हुआ। यहाँ के जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला क्योंकि इंदिरा गांधी व्यक्तिगत लाभ के लिए, जैसा माना जाता है या जैसा कहा गया है कि इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने 25 जून 1975 उस समय हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय हमारे यहां तत्कालिक राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनको इंदिरा गांधी ने एक टेलीफोन किया 25 जून 1975 को और केवल एक टेलीफोन कॉल के आधार पर हमारे देश में 26 जून 1975, अगर दिखाई दे रहा तो ठीक है नहीं तो आप सुन लेंगे। तो उनके एक टेलीफोन के आधार पर माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये एक ब्लैक डे था हमारे देश के लिए, माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद जो कि वर्तमान राष्ट्रपति थे उनको एक कॉल किया गया और 26 जून 1975 को हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी के कहने पर पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया मुख्य रूप से। अब एक सवाल है कि सर 1962 का जब चीन आक्रमण हुआ, थोड़ा मिटा लेंगे, बिल्कुल मिटा लेते हैं ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। अब जो हुआ मुख्य रूप से, जैसे मुख्य रूप से 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हुआ था, सन 1962 में, सन 1971 में और सन 1975 में। तो ये तो हुआ था आंतरिक, सॉरी मतलब भारत पाक चाइना जो युद्ध हुआ था तो पहला जो केस हम लोगों ने पढ़ाया था कि बाह्य आक्रमण के आधार पर, ये हुआ था युद्ध के आधार पे भारत पाक युद्ध। और 1975 जो हुआ, जो ब्लैक डे था हमारे लिए, एक अशुभ दिन था हमारे भारतीय इतिहास में, वो इंदिरा गांधी के कहने पर हुआ। अब सवाल है कि जिस समय चूंकि ये राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां थी, जब 3 बार आपातकाल लगाया गया 62, 71 और 75 में, तो किस समय कौन से राष्ट्रपति थे? तो 1962 में जब चाइना ने आक्रमण किया उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न के प्रथम विजेता भी रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के पद पर भी वो रहे दूसरे राष्ट्रपति के रूप में। तो इस समय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस समय भारत चाइना का युद्ध हुआ या चाइना ने जिस समय आक्रमण किया धोखे से, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके कहने पे अनुच्छेद 352 का वो प्रयोग किए और हमारे देश में आंतरिक आपातकाल लगा।
सन 1971 की बात है तो सन 1971 में जो हमारे रहे वो थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। ये हमारे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पढ़ाए थे ना आपको पीछे वाला क्लास में जी, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। क्यों? इसी समय जो है जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। दरअसल थोड़ा सा यहां से लिखते हैं, यहां पे जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके मृत्यु होने के कारण उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे बीबी गिरी, जिन्होंने कार्यभार संभाला था। तो 1971 जो भारत पाक युद्ध हुआ उस दौरान हमारे देश के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और हमारे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का में भी इनका नाम आता है। और जब 1975 में इंदिरा गांधी एक कॉल की थी 25 जून 1975 को, एक कॉल की, ट्रंक कॉल, आईएसडी कॉल जो होता था, तो 26 जून 1975 को वहां के जो तत्काल मतलब भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे, उनके कहने पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर यह पुनः आपातकाल लाया गया। और एक चीज और याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के शासनकाल में मतलब अपने वो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए दो व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो एक व्यक्ति थे जाकिर हुसैन और दूसरे व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे और उस दौरान इनकी मृत्यु हुई। यह स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे इसका। हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 356। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। अब देखिए अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो आर्टिकल 356, ये तो सर इसका यूज देखिए, ये एक सौभाग्य की बात है कि जो लास्ट आपातकाल लगा था आंतरिक आपातकाल वो 1975 में लगा और हम लोग में से कोई उस समय नहीं थे। तो लेकिन हाँ, अनुच्छेद 356 जो क्या है, राष्ट्रपति शासन, ये तो आप अमूमन देखते ही रहते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आपने देखा। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, दरअसल होता क्या है, अगर पूरा पूरा रिपोर्ट देखा जाए राष्ट्रपति शासन को लेकर कि ठीक है ये तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन में, ये समझिएगा ये सब बहुत कम आपको किताब में तो सब चीज मिलेगा ही नहीं, आप जब डिटेल स्टडी करेंगे तब मिलेगा। राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन पर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। किसको सौंपता है? तो आमतौर पे तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, लेकिन नहीं, नियंत्रण एक्टिव में होता है गृह मंत्रालय जी, होम मिनिस्ट्री। तो प्रत्येक 15 दिन पे राज्यपाल अपने संबंधित राज्य का रिपोर्ट सौंपते हैं। और इसी दौरान अगर उनको अभी कभी ऐसा फील हो जाता है कि नहीं हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है, सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो उस दौरान भी राज्यपाल चूंकि प्रत्येक 15 दिन पर सौंपते ही रहते हैं और राष्ट्रपति इस पर नजर रखता है। और अगर उसको ऐसा फील होता है उनको ऐसा फील होता है, वो महसूस करते हैं कि वास्तव में यहाँ पे समस्या है, तो वैसी स्थिति में वहां उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर लगाया जाता है। और क्वेश्चन आता है या आप जानेंगे कि सबसे पहले पंजाब में सबसे पहले क्या लगाया गया जी? तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से कब किया गया अगर क्वेश्चन आ जाए तो सन 1953 में सर्वप्रथम पंजाब में किया गया। अब एक सवाल है कि सर राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है? देखिए इसमें बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब है, लेकिन आप सिविल सर्विसेज वगैरह का पेपर पढ़ेंगे, पीसीएस वगैरह खास करके, क्योंकि वहां से थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा डीप स्टडी होता है। तो वहां पे साफ लिखा है कि लोकसभा या राज्यसभा या जो भी हो उसके अनुमोदन पे प्रत्येक 6-6 महीना के लिए बढ़ते जाता है और जरूरत पड़ने पे इसे अनंत काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम 3 साल, पंजाब का एक केस आया था इसमें 5 साल तक लगाया गया था, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक। तो वो लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे पीसीएस पेपर वगैरह में दिया होता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का अनुमोदन पे वो प्रत्येक 6-6 महीने पर उसे अनंत काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन पालने की बात नहीं है, ऐसे 6 महीना दिया जाता है वो ठीक है। अधिक से अधिक 3 साल तक विशेष संविधान
संविधान संशोधन में। तो इस तरीके से उसका कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया। तो आइए अब हम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पीडीएफ बनाने में आसान होगी। जो है आते हैं, चूंकि 360 की बात करते हैं तो उसमें तो चूंकि 360 का कभी यूज ही नहीं किया गया। अनुच्छेद 360 ये क्या है? ये है सर आपका वित्तीय आपातकाल। विशेष इसके बारे में इतना ही जान लीजिए कि आज तक ये कभी भी वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगाया गया। अभी देखिए कोरोना जैसी महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, पेपर में सुनते आए कि अगर बहुत समय लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहेगी तो लोग वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इस दौरान बहुत सारे सर्कमस्टांसेज है, परिस्थितियां हैं जो केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक कर सकती है, क्योंकि पूरी की पूरी शक्तियां हैं, तक कि राज्य की भी शक्तियां नहीं होती है, राज्य की भी पूरी शक्ति केंद्र में जाकर निहित हो जाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, अब हम लोग देख लिए इनकी शक्ति। अब राष्ट्रपति को हटाया भी जाता है जी, तो वो हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं महाभियोग। अब एक सवाल है, आप सुनेंगे कि आखिर महाभियोग लगाया कैसे जाता है। तो देखिए महाभियोग जो मुख्य रूप से जो लगाया जाता है, इसका संविधान, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया कहां है? अनुच्छेद 61 में कैसे लगाया जाता है ये बताया गया। जबकि अनुच्छेद 56 में, ये पॉइंट आप ध्यान से, ये ज्यादातर क्वेश्चन में होता है आपका, अनुच्छेद 56 में जो है वो ये बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। संविधान के उल्लंघन करने के कारण, मंत्रिपरिषद के परामर्श नहीं मानने के कारण, या और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं, परंतु राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है वो प्रक्रिया है महाभियोग, और महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। दरअसल होता क्या है, ठीक है स्क्रीनशॉट, दरअसल होता क्या है कि हमारे यहां दो होता है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, एक निम्न सदन और एक आपका जी उच्च सदन। तो होता क्या है कि लोकसभा तो हमारा निम्न सदन, तो लोकसभा या, ये ध्यान रखिएगा, और नहीं या, लोकसभा या राज्यसभा कि अगर वो 1/4 सदस्य, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये समझिएगा, क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, या दोनों में, तो ऑप्शन होगा लोकसभा या राज्यसभा में। तो लोकसभा के 1/4 सदस्य या राज्यसभा के 1/4 सदस्य अगर ऐसी प्रक्रिया को करते हैं तो, या उनका हस्ताक्षर होता है कि हम राष्ट्रपति के विरोधी, इन्होंने ये किया है, तो वो अगर 1/4 सदस्य या तो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के अगर ऐसा देते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। परंतु इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति के पास 14 दिन पूर्व चला जाता है, और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो अपने लिए, मतलब अपने तरफ से वो कोई वकील हायर कर सकते हैं, वकील की नियुक्ति कर सकते हैं अपने तरफ से बोलने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए तो अगर लोकसभा के 1/4 सदस्य या राज्यसभा के 1/4 सदस्य रिटायर, मतलब ये होते हैं कि नहीं, रिटेन में देते हैं कि हमें राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना 14 दिन पूर्व चली जाती है, और फिर एक वकील, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो एक वकील को हायर कर सकता है। उसके बाद होता क्या है कि चलिए ये तो हो गया, अब पूरी प्रक्रिया के लिए कमेटी गठित होती है। हाँ, एक कमेटी का गठन होता है, एक समिति का निर्माण होता है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा, अब देखिए सर एक शब्द आ गया, और के 2/3 सदस्य, यहां पे जैसे मान लीजिए टोटल कितना होता है 545 पढ़े हैं ना जी, 543 + 2, बहुत अच्छे से पढ़े आप। राज्यसभा भी 245, ये कैसा था 233 + 12, 12 एक्सपर्ट 233 विभाजित। तो इस तरीके से अगर लोकसभा के 2/3 सदस्य और राज्यसभा के 2/3 सदस्य इस पर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के तहत उसे हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति सही होंगे तो भी, अगर लोकसभा के 2/3 सदस्य और राज्यसभा के 2/3 सदस्य मंजूरी मिल जाती है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ सकता है। लेकिन
हमारे भारतीय संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है, जो हमारे संविधान में समझिए बहुत बड़ी बात है। यह हमारे संविधान की एक खूबसूरती है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रपति का पॉइंट पूरा लिया। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आपने यूट्यूब के लिंक पे सोनू कुमार नाम के एक लड़का ने कमेंट किया था सर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टॉपिक पढ़ाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। तो ठीक है, अभी हम लोग अगले क्लास में जब आएंगे, अभी तो अमित सर का संभवतः क्लास होगा, उसके बाद आएंगे तो हम लोग पहले पद्म अवार्ड खत्म करेंगे 2 क्लास में, और उसके बाद हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्लास लेंगे। आगे आपको अगर आप लोग में से भी किसी को ऐसा लगता है कोई क्लास इमरजेंसी में देना है तो आप लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग वैसे क्लास को इमरजेंसी में संडे को अलॉट करेंगे इस तरीके से। और आप लोग अपना पीडीएफ बनाते रहिए। किसी भी परेशानी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेरा पीडीएफ फाइल देख सकते हैं, यूट्यूब के लिंक पे कमेंट फीडबैक दे सकते हैं, जो भी कुछ हो आप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।